ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। शुरुआत अयोध्या जी में हुए चढ़ावा चोरी के साइड इफेक्ट की, जिसने अब पुजारियों की जेब पर सवाल खड़े किए हैं। राम मंदिर समेत कई मंदिरों में चढ़ावों को लेकर सवाल उठे और इन्हीं सवालों के बीच एक नया सुझाव चर्चा में आ चुका है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बड़े मंदिरों में पुजारियों और कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली यूनिफॉर्म अनिवार्य करने की बात कही। उनका कहना है कि इससे चढ़ावे में पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर पूरे पुजारी समाज पर बेवजह शक किया जा रहा है। इन दोनों के बीच बैलेंस कहां है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चढ़ावा चोरी का साइड इफेक्ट, पुजारियों की जेब कटेगी। मंदिर में नो पॉकेट नियम, क्या चढ़ावा चोरों का यही इलाज? अयोध्या के राम मंदिर से लेकर मध्य प्रदेश के आगर मालवा के नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर तक चढ़ावे में गड़बड़ी के मामलों ने मंदिरों की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब इसी विवाद के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का एक सुझाव देश भर में नई बहस छेड़ रहा है। सुझाव ये कि बड़े मंदिरों में पुजारियों और कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली यूनिफॉर्म अनिवार्य की जाए, ताकि श्रद्धालुओं का दान सीधे दान पेटी में पहुंचे और किसी तरह के विवाद की गुंजाइश ना रहे। हमारी समस्या ये हुई है कि जब भी कोई भक्तगण मंदिर में आता है, कोई पुजारी की जेब में रुपया 10 डालता है और उस समय कोई भाई आप जैसा आता है उसका फोटो उठाएगा, फोटो उठा करके उसको चोर बना दिया जाएगा। इससे बेहतर यही है कि जेब नहीं होगी, वो जेब में नहीं डालेगा, वो दान पेटी में डाल देगा, वो अच्छा रहेगा। महंत रविंद्र पुरी ने बिना पॉकेट वाले कुर्ते की वकालत क्यों की? उसके पीछे महंत रविंद्र पुरी का मनसा मंदिर मॉडल है और तर्क ये कि मंदिरों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की शंका पैदा ना हो। उनका मानना है कि कई बार श्रद्धालु सीधे पुजारी की जेब में पैसे रख देते हैं, जिससे गलत संदेश जाता है। अगर जेब ही नहीं होगी तो दान सीधे दान पेटी में जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में ड्रेस कोड, मेटल डिटेक्टर से जांच और कर्मचारियों के लिए बैग पर रोक जैसे सुझाव भी दिए। कोई भी पुजारी अपनी यूनिफॉर्म का जेब नहीं रखेगा। हमारे यहाँ मंदिरों में पूजा का ड्रेस धोती और कुर्ता है, कुर्ते में अब जेब नहीं होगी। और हमारा पूरा प्रयास है कि भाई जो भी मंदिर में दान आता है वो जनहित में काम आए, परंतु ये भी उचित नहीं है कि मंदिरों को बदनाम किया जाए। लेकिन इस सुझाव पर देश भर के पुजारी समाज ने तीखी नाराजगी भी जताई है। पहले तो ये तय करें आपस में कि असली कौन और नकली कौन। दूसरी बात जो इन्होंने टिप्पणी की उसकी हम निंदा करते हैं। तीसरी बात कि शिव मंदिरों में पुजारी वर्ग जो होता है वो शोला पहन के पूजा करते हैं और वहाँ किसी प्रकार का कुर्ता और बंडी और या अन्य चीज होती ही नहीं है, इसलिए ये बात तो यही निराधार है। अब सवाल सिर्फ बिना जेब वाले कुर्ते का नहीं है, बल्कि मंदिरों में पारदर्शिता और भरोसे का है। क्या चंद मामलों की वजह से पूरे पुजारी समाज के लिए नए नियम बनाए जाए? क्या चंद चोरों की वजह से पूरे पुजारी समाज पर शक करना उचित है? दान चोरी के मामलों में जवाबदेही ट्रस्ट की हो या पुजारियों की? फिलहाल जेब विहीन कुर्ते का यह सुझाव श्रद्धा, व्यवस्था और सम्मान तीनों के बीच एक नई बहस जरूर शुरू कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दरअसल समझने वाली बात यह है कि आखिर चढ़ावा चोरी को लेकर इन दिनों इतना ज्यादा हंगामा क्यों है? तो उसकी वजह हिंदुस्तान में मंदिरों को मिलने वाला अरबों रुपए का चढ़ावा है। भक्त आस्था की वशीभूत होकर के अपनी क्षमता से ज्यादा या अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के मंदिर में दान करते हैं। भारत के सिर्फ 10 बड़े मंदिरों को अगर आप गिनेंगे, सिर्फ 10 बड़े मंदिरों को, तिरुपति बालाजी मंदिर में सालाना लगभग 1500 से 1650 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। केरलम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 750 से 800 करोड़ रुपए, यानी मोटा मोटा अभी तक 2 मंदिरों में लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। अयोध्या जी के राम मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 700 करोड़ रुपए, यानी 3 मंदिरों में लगाकर लगभग 3200 करोड़ रुपए का चढ़ावा। वैष्णो देवी मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए, यानी 3800 करोड़ का चढ़ावा। शिरडी साईं बाबा मंदिर में सालाना चढ़ावे का रिकॉर्ड लगभग 500 से 800 करोड़ रुपए है, यानी लगभग 4400 करोड़ का चढ़ावा। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए, 4600 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। केरल के
गुरुवायूर कृष्ण मंदिर में हर साल भक्त करीब 250 से 400 करोड़ का चढ़ावा देते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सालाना 200 से 250 करोड़ का चढ़ावा आता है। सिद्धिविनायक मंदिर की बात की जाए तो यहाँ भक्त गणपति बापा को साल भर में लगभग 250 करोड़ का चढ़ावा देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सालाना चढ़ावा लगभग 80 करोड़ तक होता है। सिर्फ 10 मंदिरों की बात की जाए तो लगभग 5,000 से 5,500 करोड़ तक का चढ़ावा मंदिरों में दिया जाता है। ऐसे में चढ़ावे की रकम में घोटाला करने वालों के खिलाफ संत समाज खड़ा हो रहा है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के बयान का अयोध्या के संतों ने समर्थन किया और कहा कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए पुजारियों के कुर्ते में जेब नहीं होनी चाहिए। किसी भी मंदिरों की पुजारी और सेवक को यह चाहिए कि मंदिर गर्भगृह परिसर में वहीं जो है पुजारी के लिए यूनिफॉर्म जो है ड्रेस लागू करना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई जेब नहीं होना चाहिए, जिससे शुचिता और जो है ईमानदारी पर कोई सवाल न उठे। उन्होंने जो कहा वह सही ही कहा है। उस विचारों को सभी को जो है अपने मन में अंगीकार करना चाहिए। मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। राम मंदिर में चोरी हुआ, बद्रीनाथ में चोरी हुआ, बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर चोरी हो रहा है। तो जो कर्मचारी हैं, जो पुजारी हैं, उनको एक ड्रेस कोड धारण चाहिए करना जिसमें जेब ना हो, तभी चोरी नहीं होगा। क्योंकि लगातार राम भक्तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राम मंदिर दान चोरी मामले में अब एक्शन भी हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है समझिए जरा, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच के साथ बड़े खुलासे हो रहे हैं, नई घटनाएं सामने आ रही हैं और उन्हीं के समानांतर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अवैध संपत्तियों और अवैध लेन देन की पड़ताल लगातार जारी है। अब पूरी टाइमलाइन जरा समझिए। 8 जून को राम मंदिर दान चोरी का मामला सामने आया। 13 जून को जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 15 जून को एसआईटी ने जांच शुरू की। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। 89 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। चंपत राय जो कि महासचिव थे ट्रस्ट के और अनिल मिश्रा ट्रस्ट से बाहर किए जा चुके हैं। इसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने बदलाव का एक बड़ा प्लान तैयार किया। ट्रस्ट की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए। इसके लिए कई बड़े बदलाव हैं जिनको कि सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बदलाव कौन कौन से हैं, इन बदलावों से क्या फर्क पड़ेगा, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। दान व्यवस्था को लेकर सुरक्षा, वीआईपी पास, पुजारियों की ड्यूटी और बैंकिंग सिस्टम तक बड़े बदलाव लागू कर दिए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था की समीक्षा की है। अब दान, सुरक्षा, वीआईपी पास और प्रशासनिक सिस्टम में बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। मंदिर के किसी भी बैंक खाते से वित्तीय लेन देन तभी होगा जब कृष्ण मोहन, जगदीश आफले और चंदन राय के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। इसका मकसद वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। राम मंदिर में ट्रस्ट एक्शन मोड में है, जहां दान पेटियों से लेकर नकदी की गिनती तक हर प्रक्रिया अब कैमरों की निगरानी में होगी। 13 नए सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि कोई भी कोना निगरानी से बाहर न रहे। दान पेटी और गणना स्थल के बीच कई जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पिलर नंबर 34 जहां गुप्त दान पेटी रखी जाती है, वहां 3 अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और तो और राम मंदिर ट्रस्ट गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड बना रहा है, जिसके मुताबिक दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। पूरी गणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी ताकि हर चरण रिकॉर्ड रहे। पहले दान की गिनती 2 शिफ्ट में होती थी, लेकिन अब इसके लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। मंदिर में सेवा करने वाले पुजारियों के लिए नया रोस्टर लागू किया गया है। अब हर 15 दिन में उनकी ड्यूटी बदली जाएगी ताकि व्यवस्था अधिक व्यवस्थित रहे। पहले जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में वीआईपी पास जारी किए जा सकते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर नियंत्रण और निगरानी बढ़ा दी गई है। महंत दिनेंद्र दास की प्रशासनिक भूमिका बढ़ाई गई है। उनके नाम से नई डिजिटल आईडी बनाई गई है, जिससे दर्शन पास जारी होंगे। वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा की पहले इस्तेमाल होने वाली पास जारी करने वाली आईडी सस्पेंड कर दी गई है।
ट्रस्ट का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करना है। दान व्यवस्था से लेकर दर्शन प्रबंधन तक हर प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ दिनों के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, मगर यात्रा में खलल डालने वालों और कट्टरपंथियों के खिलाफ योगी फोर्स ने एक्शन की तैयारी की। वो क्यों की? क्योंकि यात्रा से पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों के नाम और उनकी असल पहचान का मुद्दा लोगों के बीच आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री साफ कह रहे हैं कि जो नाम और खाने का भ्रम फैलाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गणेश ढाबा लिखा हुआ है, उसके अंदर नॉनवेज मिलता है, तो विवाद का कारण। कांवड़ यात्रा में कट्टरपंथ का धोखा नहीं चलेगा, क्योंकि आज से ठीक 19 दिन बाद धर्मनगरी हरिद्वार से यूपी के शहर शहर तक कुछ ऐसा ही नजारा होगा जब सनातनी भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए निकलेंगे। सड़कों पर महादेव के भक्तों की टोली होगी, चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज होगी। हर सनातनी इस मंगल घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो योगी फोर्स सबसे बड़ी सनातनी यात्रा में विघ्न डालने वालों पर नकेल कसने को तैयार है, क्योंकि हर बार की तरह अब कांवड़ रूट पर पहचान का खेल नहीं चलेगा। भाईजान का नेम प्लेट मॉडल नहीं होगा रिपीट। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही सनातनियों की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। योगी के मंत्री का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो भी यात्रा मार्ग पर बाहर वेज का बोर्ड लगाकर अंदर नॉन वेज परोसेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जब कोई व्यक्ति परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ होता है और गणेश ढाबा लिखा हुआ है और उसके अंदर नॉनवेज मिलता है, तो विवाद का कारण बनता है। तो ये चीजें बिल्कुल ना पहले बर्दाश्त हुई है, आगे बर्दाश्त होंगी। ये कावड़ का विषय नहीं है, ये हमेशा विषय 12 महीने का है। इतना ही नहीं, कपिल देव अग्रवाल ने तो ये तक कह डाला कि कांवड़ रूट पर चल रहा ये धोखा न सिर्फ कांवड़ यात्रा बल्कि पूरे साल में भी कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे समय में जो लोग वहां पर जाते हैं परिवार के साथ, तो कम से कम किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट पर ऐसा नाम अंकित ना हो जिसके कारण से भ्रम की स्थिति हो। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट मुद्दा 2024 में शुरू हुआ था, जब योगी ने ऑर्डर दिया था कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों, खाने की दुकानों के मालिक और कर्मचारियों के नाम वाली नेम प्लेट लगाने होंगे। यह आदेश 2025 में भी लागू रहा। एक तरफ रूट को अपवित्र करने वालों पर योगी फोर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी है, दूसरी तरफ भोले के भक्तों के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था को इस बार अत्याधुनिक तकनीक से मजबूत किया जा रहा है। पूरे कांवड़ मार्ग पर करीब 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी अलग अलग कंट्रोल रूम से की जाएगी। साथ ही एटीएस समेत कई सुरक्षा एजेंसियां भी कांवड़ यात्रा में तैनात रहेंगी। वहीं पहचान छिपाकर चलने वाले ढाबों पर भी नजर रहेगी। उधर सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा में धोखे का खेल खेलने वालों पर भी कड़ी नजर है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पुलिस चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। यानी कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी कट्टरपंथी लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश करेगा उसका पक्का इलाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात पश्चिम बंगाल की। 13 जुलाई की तारीख तय कर दिया गया, लेकिन वो अहम क्यों है, किस लिए तय की? बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन कर रहे हैं और कानून में बड़ा बदलाव करते हुए बदमाशों की शामत का इंतजाम कर रहे हैं। बंगाल में गुंडा दमन एक्ट के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो नई शुरुआत होने वाली है, उसी से बंगाल की जनता भी उत्साहित है। तेरह जुलाई शुभेंदु राज में गुंडों की शामत आई। 13 जुलाई बंगाल में बढ़ी कानूनी कड़ाई। 13 जुलाई परिवर्तन की अगली किस्त आई।
13 जुलाई पश्चिम बंगाल के लिए वो तारीख जिसके लिए बंगाल की जनता ने वोट किया, परिवर्तन को स्वीकार किया और सत्ता से टीएमसी को बाहर कर बीजेपी को पूरा मौका दिया। और बंगाल की जनता के इसी भरोसे और समर्थन को शुभेंदु अधिकारी ने एक और तोहफा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा से पारित गुंडा दमन कानून 13 जुलाई यानी सोमवार से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। महिलाओं से जुड़े अपराध अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त तो नहीं किए जाएंगे। बस ट्रेन जलाने वालों और पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध और अपराधी छोटा हो या बड़ा, अब बंगाल में उसकी खैर नहीं है। गुंडा दमन है और प्रिवेंटिंग अरेस्ट के बिल पास हुई। हम लोग का यही मकसद है, सब लोग लॉ अबाइड के नाते कानून का सम्मान करें। आपको बता दें कि बंगाल में अपराध पर लगाम लगाने वाले इस कानून का नाम दी वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 है। इस कानून के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकेगी जिन्हें संगठित अपराध या गंभीर असामाजिक गतिविधियों में शामिल माना जाता है। सरकार को 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार मिलेगा। अपराध से जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में आरोपियों की संपत्ति की नीलामी कर नुकसान की भरपाई भी की जा सकेगी। पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाला है गुंडा दमन आइन या गुंडा दमन लॉ। अगर किसी इंसान बार बार ऑफेंडर है, यानी कि रिपीटेड ऑफेंडर है, इलीगल कामकाज से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम बार बार ऐसे कामों के लिए सामने आता है, उनको डिटेन किया जा सकता है ताकि वो कोई फर्दर ऐसे इलीगल काम ना कर पाए। टीएमसी राज में पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक हिंसा, बमबाजी और गैंगवॉर जैसी घटनाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। विपक्ष में रहते हुए और चुनाव के दौरान बीजेपी बंगाल में कानून और सुरक्षा के इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर ममता सरकार पर हमलावर रही। लेकिन अब सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा और अपराध और अपराधियों का पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात मध्य प्रदेश की दतिया की, जहां उपचुनाव में बीजेपी के टिकट को लेकर हंगामा है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने से उनके समर्थक भिड़े हुए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, हंगामा किया, पुलिस के सामने पथराव शुरू किया। रिपोर्ट जरा देखिए। 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फिजा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर कार्यालय के अंदर कर दिया। 3 लोग को चोटें आई और हमारे एसडीओपी साहब, ये एसडीओपी साहब यहाँ सीधा इसमें चोट दिख रही है। हंगामा, पत्थरबाजी, हाईवे जाम, सड़क पर नारेबाजी और बहुत बड़ा बवाल। अब तक जो सियासी लड़ाई जुबानी वार से होती थी, जब वही सियासी मतभेद सड़क तक पहुंचे तो बहुत बड़ा विवाद हुआ। तस्वीरें एमपी के दतिया की हैं, जहां टिकट नहीं मिला तो समर्थकों ने पत्थर चला दिए। सड़क पर पड़े ये बड़े बड़े पत्थर इसकी पूरी गवाही दे रहे हैं कि कैसे टिकट कटा तो बवाल काट दिया गया। ये हंगामा, ये पूरा विवाद हुआ एमपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर। बीजेपी ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था। इसके विरोध में दतिया की बीजेपी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। टिकट कटी तो कल से समर्थक प्रदर्शन करने पर आ गए। हाईवे जाम कर दिया, बाजार बंद करवा दिए। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में नारेबाजी की, हाईवे पर धरने पर बैठे। इसके बाद पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए। लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फिज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएं और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया।
कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे थे तो इसकी वजह से लंबा जाम भी लगा। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आप रणनीति देखिए कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे आपत्ति लगाई और उस पर टिकट का जो है प्रत्याशी बदल दिया है। दूसरी तरफ बाकी जगहों पर भी ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे तनाव अभी बना हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे जो कल हुआ वो दोबारा न किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर गृह मंत्रालय की उस आदेश की, जिसने मुस्लिम समाज को एक बार फिर नाराजगी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके पीछे वजह यह है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को सबसे ऊपर रखने का प्रोटोकॉल जारी किया। यह नया आदेश क्या है, क्यों हंगामा है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर बड़ा आदेश। देशभक्ति पर विरोध नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को नहीं मानने वालों पर गृह मंत्रालय ने आदेश का हंटर चलाया है। गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों के साथ ही केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, नागरिक सम्मान समारोह जैसे मौकों पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए जाए। सरकारी और सार्वजनिक समारोह में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। सही उच्चारण का सख्ती से पालन हो। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अधिकृत पाठ के अनुसार ही गाएं या बजाए जाएं। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आधिकारिक कार्यक्रम और सामूहिक गायन में भी प्रोटोकॉल का पालन हो। प्रोटोकॉल के तहत अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होंगे तो पहले राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को स्थान दिया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान यानी जनगण मन गाया या बजाया जाएगा। और अगर कहीं राज्य गीत भी शामिल हुआ तो सबसे पहले राज्य को ही स्थान मिलेगा। लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश का विरोध भी शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के नए निर्देश का तमिलनाडु की सत्ताधारी गठबंधन सरकार ने विरोध किया है। नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार नेशनल सॉन्ग से पहले तमिल, थाई, वाजतू गाने की अपनी पुरानी परंपरा जारी रखेगी और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने से मना कर देगी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला बड़ा मुस्लिम वर्ग भी राष्ट्रगीत को लेकर विरोध की स्थिति में नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है तो वो आदेश शायद है कि हम पे और तमाम लोगों पे थोपा जा रहा है। तो राष्ट्रीय गान तो अच्छी बात है, गाना चाहिए, हर समय गाना चाहिए और हर जगह गाना चाहिए। अपने देश का सम्मान और अपने देश के गीत को गाना चाहिए। लेकिन ये है जो उसके ऊपर अनदेखी करेगा उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जबरन किसी पर थोपा न जाए। यानी हिंदुस्तान में रहेंगे लेकिन राष्ट्रीय सम्मान के प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि देश के गीत से देश में रहने वालों को दिक्कत क्यों है और बार बार क्यों राष्ट्रीय गीत को मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात आसमानी आफत की, जो पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर मचा रही है। हिमाचल से उत्तराखंड तक सैलाब काल की ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि यकीन नहीं होगा आपको कि कुदरत का ऐसा भयावह रूप भी हो सकता है। आफत का सैलाब का दरक रहे पहाड़, कहीं धंस गई सड़क, कहीं दब गए वाहन, पहाड़ों पर आफत में जान। अगर आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जाने का टूर बना रहे हैं तो रुक जाइए। अगर आप पहाड़ों पर मस्ती करना चाहते हैं तो पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर शिमला के राजहाना इलाके की है। भूस्खलन के बाद मलबे में गाड़ियां दफन हो चुकी हैं। हैवी लैंडस्लाइड के बाद गाड़ियों पर मानो पूरा पहाड़ ही गिर गया हो। एक के बाद एक कई गाड़ियां मलबे में दबी नजर आ रही हैं। शिमला में 15 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल के पांवटा साहिब से आई डराने वाली ये तस्वीर भी देख लीजिए। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर चट्टान ही हाईवे पर गिर गई। पहाड़ का एक ऐसा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया कि पूरा का पूरा हाईवे जाम हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये चट्टान टूटकर हाईवे पर गिरी वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। स्थानीय लोगों का मानना है
कि भारी भरकम मशीनों से काम और विस्फोटों से पहाड़ तोड़ने के चलते यह हिस्सा नाजुक हो गया। पहली ही बारिश में पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिर गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई ये तस्वीर भी बेहद डरावनी है। यहां सैलाब के बीच लकड़ी की सीढ़ी को ही लोगों ने पुल बना लिया और जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। मॉनसून की मार से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कई ऐसे गांव हैं जहां हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। धारचूला के कई गांवों का संपर्क कट चुका है। उफनती हुई नदी पर सैलाब के बीच लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी की सीढ़ी से नदी पार करते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर इस वक्त क्या हालात हैं, ये आप इस भयावह तस्वीर को देखकर भी समझ सकते हैं। शिमला के कोट खाई में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। यहां देखते ही देखते सड़क पूरी तरह से जमीन में समा गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये सड़क धंसी, कोई वाहन यहां से नहीं गुजर रहा था। हिमाचल के मंडी में कुदरत का क्रोध साफ दिख रहा है। यहाँ मंडी गोहर मार्ग पर पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ का मलबा और पत्थर सड़क पर आ गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। बहरहाल पहाड़ों पर इस वक्त जान जोखिम में है। किस वक्त कहां चट्टान का कौन सा हिस्सा गिर जाए, कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जिस तस्वीर पर पूरे देश को नाज हो रहा है। आपका सीना गर्व से ऊंचा होगा, माथा फक्र से ऊंचा होगा। बात समंदर में हिंद की ताकत की। ब्रह्मोस समेत आधुनिक हथियारों से लैस INS महेंद्रगिरी फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आज ये मेरे पीछे आप उसी इवेंट की तस्वीरें देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नेवल डॉकयार्ड में इसे कमीशन किया, जिसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया। समंदर में हिंदुस्तान के नए बाहुबली से दुश्मनों में कैसे खलबली मची है, ये रिपोर्ट जरा देखिए। INS महेंद्रगिरी, ब्रह्मोस की जुगलबंदी, समंदर में सुपर एंट्री। हिंदुस्तान का नया बाहुबली, दुश्मनों में खलबली। भारतीय नौसेना को समंदर का एक ऐसा महाबली मिल गया जो न सिर्फ ब्रह्मोस बराक मिसाइलों से लैस है, बल्कि समंदर की लहरों को चीरते हुए दुश्मनों के रडार सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में INS महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, जो शक्ति, मजबूती और अटल संकल्प का प्रतीक है। इसी की झलक INS महेंद्रगिरी में देखने को मिलती है, जो दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और बराक 8 से लैस है। इसके साथ ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। ये हवाई हमलों दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों से एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। यह हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। INS महेंद्रगिरी में 75% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह एक ब्लू वाटर शिप है, यानी यह केवल तट के पास ही नहीं बल्कि दूर और गहरे महासागरों में हफ्ते तक भारत की समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। यानी हमारे देश भारत ने अब तक समुद्र के माध्यम से अपनी दिशा तय की है, और अब हमारा देश समुद्र की दिशा तय करने की क्षमता भी अपने अंदर विकसित कर रहा है। INS महेंद्रगिरी की लंबाई 149 मीटर, वजन 6,670 टन है, जबकि इसकी अधिकतम स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स, तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा।
महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का छठा स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसे दुश्मन के रडार से पकड़ना मुश्किल है। चारों तरफ से खतरों का मुकाबला करता है, लंबी दूरी तक मिशन चलाने में सक्षम है। यही वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस INS महेंद्रगिरी की नौसेना में सुपर एंट्री से दुश्मनों में खलबली मची है, क्योंकि इससे समंदर में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।